हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इस पूरे चैप्टर को हम एनिमेशंस के थ्रू पढ़ने वाले हैं और लास्ट में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज भी रखा है जिसकी मदद से तुम एसएसटी में एटलीस्ट 95 तो ले ही आओगे, क्योंकि मैंने भी इसी ट्रिक का यूज करके क्लास 10 के एसएसटी में 95 स्कोर किया था। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वह सारी एक्टिविटी होती हैं जिनका यूज करके हम पैसा जनरेट करते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अलग अलग चीजों के बेसिस पर क्लासिफाई भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल, नेचर ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में क्लासिफाई करते हैं। एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के बेसिस पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्लासिफाई किया जाता है और लास्टली ओनरशिप के बेसिस पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर को। प्राइमरी सेक्टर में वह सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग। ये सारी एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं, व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर। और इसको एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है और ये प्राइमरी सेक्टर ही है जो दूसरे सेक्टर्स को बेस प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, कॉटन की फार्मिंग करना प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है, लेकिन उसी कॉटन की टी शर्ट बना देना सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। यानी कि प्राइमरी सेक्टर की वजह से ही सेकेंडरी सेक्टर में कोई भी चीज प्रोड्यूस हो पा रही है। इससे आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। तो सेकेंडरी सेक्टर में वह सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जिनका यूज करके हम नेचुरल प्रोडक्ट को चेंज करके एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, कॉटन से क्लॉथ बनाना, शुगर केन से शुगर बनाना और ऐसी ही बहुत सारी चीजें। और इसीलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं टर्सरी सेक्टर की। टर्सरी सेक्टर में वह सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, ट्रांसपोर्ट, बैंक फैसिलिटी, डॉक्टर एटसेट्रा। और क्योंकि इसमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है, इस वजह से इसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, लेकिन अब सवाल यह आता है कि हम ये कैसे मेजर करेंगे कि इन तीनों सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी का सहारा लेते हैं। जिस कंट्री की जितनी ज्यादा जीडीपी होती है उस कंट्री में उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है। और जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम कंट्री के हर सेक्टर के फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड कर देते हैं। मतलब हमें रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को ही ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, एक बिस्किट बनाने के लिए हमें व्हीट, शुगर, घी, ऑयल, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, पर हमें इन सारे रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट यानी कि बिस्किट की वैल्यू को ही जीडीपी में ऐड करना है, क्योंकि बिस्किट में पहले से इन सारे रॉ मटेरियल्स की वैल्यू इंक्लूडेड होती है। और अगर हम फिर से रॉ मटेरियल्स की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो हम एक ही प्रोडक्ट की डबल बार वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं। इस वजह से हम ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को ऐड करते हैं। आई होप कि तुम्हें यह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, तो मैं तुम्हें वहाँ पर अच्छे से जीडीपी के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो मुझे तुम्हारे साथ शेयर करने पड़ेंगे, क्योंकि ये जीडीपी के बेसिस पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट जीडीपी यूएसए के पास है, लेकिन इंडिया जीडीपी के बेसिस पर वर्ल्ड में 5th पोजीशन पर आता है। और इंडिया में जीडीपी की कैलकुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज करती हैं और एक्चुअली में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। दोस्तों, जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तब से लेकर अब तक इन तीनों सेक्टर्स के गुड्स के प्रोडक्शन में काफी ज्यादा वेरिएशन देखने को मिला है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता था और इस वजह से प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी काफी ज्यादा था। पर लोगों ने धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि आजादी के बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी स्टेब्लिश होने लगी थी। तो इस वजह से लोगों का सेकेंडरी सेक्टर की तरफ अट्रैक्शन भी बढ़ता गया, जिस वजह से सेकेंडरी सेक्टर में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली। पर अभी के कुछ सालों में लोग टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट करते जा रहे हैं, जिससे टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है। तो सवाल यह आता है कि टर्सरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है और लोग टर्सरी सेक्टर की ओर क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। तो टर्सरी सेक्टर के ग्रो होने के ये 4 कारण हैं। पहला, कुछ ऐसी बेसिक सर्विसेज होती हैं जो कि गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी ही पड़ती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन। और क्योंकि गवर्नमेंट ही इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो टर्सरी सेक्टर का ग्रो होना तो जायज है। नंबर 2, जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत भी बढ़ती रहती है, और क्योंकि ट्रांसपोर्ट टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है इस वजह से टर्सरी सेक्टर भी ग्रो होने लगता है। नंबर 3, एक फैक्टर यह भी है कि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है तो वह ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की डिमांड करने लगते हैं, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, प्राइवेट स्कूल
जिसको प्रोवाइड करने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वेस्ट करने लगते हैं, जिस वजह से टर्शियरी सेक्टर ग्रो होने लगता है। नंबर 4, पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हुई है, जिस वजह से फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी चीजों को लोगों ने प्रेफर करना शुरू कर दिया है और इसको यूज करने के लिए हमें सिम कार्ड तो लेना ही पड़ता है, जो कि ऑब्वियसली एक सर्विस है। यानी कि जैसे जैसे IT सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है वैसे वैसे टर्शियरी सेक्टर की ग्रोथ भी हो रही है। पर एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी भी लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, पर एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अब ये क्या होती है, तो इसको समझने के लिए हम एक खेत का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक खेत है जिसमें 5 लोग खेती करते हैं, लेकिन उन 5 लोगों में से अगर 2 लोग खेती ना भी करें तभी उतना ही प्रोडक्शन आराम से हो जाता है। तो बचे हुए ये 2 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से सफर कर रहे हैं। तो इसलिए सरकार को और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। तो क्वेश्चन आता है, हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। नंबर 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट को चीप लोन प्रोवाइड करना चाहिए, जिसकी मदद से लोग खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट को डैम्स और कैनाल्स बनवाने चाहिए, जिसकी मदद से फार्मर्स प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, गवर्नमेंट को रोड बनवाना चाहिए, क्योंकि इसकी मदद से ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इंप्रूव होगी और रोड बनवाने के लिए वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा और इसके साथ साथ गुड्स के ट्रांसपोर्ट में भी लोग एम्प्लॉयड हो सकेंगे। गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में स्टेब्लिश कर सकती है, जिसकी मदद से रूरल एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए लोगों को गांव से हायर करना होगा। इस वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड हो सकेंगे और रूरल एरिया में भी एम्प्लॉयमेंट की समस्या खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट टूरिज्म को भी सपोर्ट कर सकती है, जिसकी मदद से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों का यूज़ करके एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है, पर ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव हैं। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस की बात करें तो इसमें गवर्नमेंट ने 2005 में इन्वेस्ट कर दिया था, जिसका नाम है मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो इसके तहत गवर्नमेंट रूरल एरिया में राइट टू वर्क प्रोवाइड करती है, जिसमें लोगों को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाती तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी मिलता है, यानी कि बिना काम किए उनको पैसे दे दिए जाते हैं। तो चलिए अब हम क्लासिफाई करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के हिसाब से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 2 सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो इस सेक्टर में जितने भी बिजनेस आते हैं वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हें गवर्नमेंट के सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इस सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिलती है, मतलब बिना किसी वैलिड रीजन के उन्हें जॉब से नहीं निकाला जा सकता। इस सेक्टर के लोगों को पेड हॉलिडेज भी मिलती हैं। इसके अलावा फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं और अगर ये लोग ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें उसके लिए अलग से पैसा भी मिलता है और रिटायरमेंट के टाइम उन्हें पेंशन भी मिलती है। वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इसका बिल्कुल ही अपोजिट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होते और ना ही गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इस सेक्टर के लोगों के पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, इन्हें पेड हॉलिडेज भी नहीं मिलते और इनके वर्किंग आवर्स भी फिक्स नहीं होते। इन्हें ओवर टाइम करने का कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया जाता और ना ही इन्हें पेंशन मिलती है। तो यहाँ से यह बात तो क्लियर हो गई है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करने से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो सवाल ये आता है कि सब कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्यों नहीं करने लगते? तो इसके सिंपल से 2 रीज़न है। नंबर 1, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब बहुत कम है, तो इसलिए सभी लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं मिल सकता। दूसरा रीज़न ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए अच्छी स्किल और अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि हर किसी के पास नहीं होती, इसलिए लोगों को मजबूरी में आकर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पड़ता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे वर्कर्स को इन मेथड का यूज करके सेव किया जा सकता है। नंबर 1, रूरल एरियाज के लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल फार्मर, इन सभी लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट समय पर इन्हें सीड प्रोवाइड कर सकती है, अलग अलग एग्रीकल्चर इनपुट प्रोवाइड कर सकती है, इन्हें चीप लोन प्रोवाइड कर सकती है, प्लस स्टोरेज फैसिलिटी दे सकती है। तो इन सारे तरीकों का यूज करके गवर्नमेंट रूरल एरियाज में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकती है। नंबर 2, अर्बन एरियाज में गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को सस्ते रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए, प्लस गवर्नमेंट को इनकी मार्केटिंग में भी हेल्प करनी चाहिए और जो अदर वर्कर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिसीज बनानी चाहिए जिससे उन्हें जॉब सिक्योरिटी मिल पाए। नंबर 3, इन सब के अलावा अगर हम कास्ट वाइज देखें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं SC और ST कास्ट के लोग। तो गवर्नमेंट यह इंश्योर कर सकती है कि SC और ST कास्ट के लोगों के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो और उन्हें उतना ही वेजेस मिले जो कि बाकियों को मिलता है। तो दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक और तरीके से क्लासीफाई किया जाता है जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पर
इकोनॉमिक एक्टिविटीज को दो सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, जो कि है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जो कि एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप के द्वारा ओन की जाती है। इनका मेन मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। फॉर एग्जांपल टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। लेकिन वहीं पब्लिक सेक्टर में जो चीजें या फिर सर्विसेज आती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती हैं। इनका मेन मोटिव होता है लोगों को सर्व करना, यानी कि लोगों की सेवा करना। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिसेस, रेलवे स्टेशन। तो मेन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट ये सारी सर्विसेज अप्रॉक्सीमेटली फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। लेकिन अब एक सवाल आता है कि क्या प्राइवेट सेक्टर यह सारी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता? तो इसका सिंपल सा आंसर है नहीं कर सकता। तो इन सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो कि किसी एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप के द्वारा नहीं किया जा सकता। और अगर ये मान भी लिया जाए कि किसी के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वह इन सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वह ये सर्विसेज इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है? तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट ये बेसिक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगी तो पुअर पीपल ये बेसिक सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और ये प्राइवेट सेक्टर भी खुद पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बिकॉज कोई भी कंपनी या फैक्ट्री को जब भी सेटअप किया जाता है तो यह इंश्योर किया जाता है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड जैसी सारी की सारी बेसिक सर्विसेज आसानी से मिल सके। तो ऐसे में गवर्नमेंट के लिए यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये सारी की सारी बेसिक सर्विसेज वो खुद प्रोवाइड करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा कंपनीज या फैक्ट्री सेटअप हो सकेंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। तो चलिए अब मैं आपके साथ वे सीक्रेट शेयर करने वाला हूँ जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, जिसकी मदद से मैंने 95 स्कोर किया। तो जब मैं क्लास 10th में था तब मैं एसएसटी की प्रिपरेशन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता था और उनके आंसर्स को एनसीईआरटी में ही हाईलाइट कर लेता था, और इसके लिए मैं यूज करता था वेदांतु को। तो आप भी चाहें तो वेदांतु चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और लिटरली जब मैंने पेपर दिया तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% PYQs को ही मॉडिफाई करके क्वेश्चन बनाए गए थे। तो तुम भी इसी ट्रिक का यूज करके बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। बाकी यही थी आज की वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए